हमने प्रीवियसली लेक्चर में देखा था कि सिलेबस में क्या क्या होगा, मीन सीपीपी हम स्टार्ट करने वाले थे, उसके सिलेबस में हमने देखा था कि उसमें कंटेंट क्या क्या होगा, सच लाइक इंट्रोडक्शन, बेसिक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या होगी, फाइल हैंडलिंग, टेम्पलेट वगैरह, ये सारा बेसिक हमने देखा था, मीन्स सिलेबस कंटेंट देखा था। आज हम एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं सीपीपी का। सी प्लस प्लस भी आप उसे बोल सकते हो, जैसे मैंने प्लस प्लस का मीनिंग बोला था कि प्लस प्लस मीन्स एक से बढ़कर, मीन्स थोड़ा सा वो एडवांस दैन सी। सी प्लस प्लस मीन्स सी से एक से वो थोड़ा सा एडवांस है, ऐसा उसका मीनिंग है। प्लस प्लस ऑपरेटर मीन्स एक से ज़्यादा होता है ना, वैसे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ सी। अब उसमें हमें जो सी में देखा था, एक्चुअली सी में हमने देखा था, सी में देखा था हमने कि सारा जो डिटेल होता है, मीन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटर्स, ये सारा हमें फिर से सीपीपी में देखना है, ठीक है। तो सीपीपी में हम सारा वो फिर से कंटेंट देखेंगे, हर एक पॉइंट वाइज हम सारा देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं मालूम है ना, हम बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस सीपीपी, ठीक है, उसका बेसिक हम स्टार्ट कर रहे हैं कि उसमें जैसे हमने सी में बेसिक देखा था, हाँ इतना सारा हमारे पास कंटेंट है और ये उठा के हमें सारे प्रोग्राम करने हैं, वैसे ही सीपीपी में अबाउट 80 to 90% सेम कंटेंट है, 10 to 20% कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, वो हम पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर एक नाम होता है, बराबर, पहले तो किसी का भी हो सकता है, फंक्शन का होगा, वेरिएबल का होगा, किसी का भी एक नाम होगा, ठीक है। अब आइडेंटिफायर मीन्स सपोज आप ऐसे नाम देते हो, क्या फंक्शन का नाम दे रहा हूं मैं ऐड, ठीक है, ऐड फंक्शन। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 3 या फिर नंबर से आइडेंटिफायर कभी स्टार्ट नहीं होता, बराबर, नंबर से आइडेंटिफायर कभी स्टार्ट नहीं होता। आइडेंटिफायर शुड बी स्टार्ट विथ अ कैरेक्टर, मे बी स्मॉल और कैपिटल, एंड वन मोर आपके पास ऑप्शन है उसके लिए, अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नंबर से आइडेंटिफायर कभी स्टार्ट नहीं होता है। आइडेंटिफायर मीन्स एक किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन को या फिर कुछ पॉइंटर वगैरह उसको दोगे, वो नाम है, ठीक है। आइडेंटिफायर क्लियर हुआ पहले, ओके। अब ये नाम आप नंबर से कभी नहीं स्टार्ट कर सकते, तो आप एक तो कैरेक्टर से स्टार्ट करो या फिर अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, आप ऐसे नाम दे सकते हो, चलेगा, ठीक है, ये भी चलेगा लाइकवाइज, ये भी चलेगा, क्योंकि कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, बीच में आप नंबर यूज कर सकते हो, लेकिन जो वर्ड स्टार्ट होगा वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एम पहले कैरेक्टर दिया, उसके बाद मैंने नंबर दिया, अंडरस्कोर भी बीच में यूज कर सकते हो, पहले भी यूज कर सकते हो। तो ये होते हैं आइडेंटिफायर। उसके कुछ रूल्स है, हमने सी में भी देखे थे। जनरल रूल है कि वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, कैरेक्टर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, उसके बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, आप अंडरस्कोर दे सकते हो, मीन्स ऐसे नहीं लिख सकते, क्या माई नेम सपोज, ऐसे कैरेक्टर का है, कैरेक्टर या फिर आप इंटीजर पकड़ लो, इसे इंटीजर, ये एक है, तो ये एक नहीं बनेगा, दो बन जाएंगे ना, या फिर एरर देगा क्योंकि बीच में कॉमा नहीं है, तो ऐसे स्पेस अलाउड नहीं है। आइडेंटिफायर ऐसे होता है, समझ में आया, कीवर्ड समझ में आया, आइडेंटिफायर समझ में आया, ओके। तो आगे जाएंगे। अब इसमें दो मीन्स आप बोल सकते हो कि दो, एक होता है वेरिएबल एंड दूसरा कौन सा होता है, दूसरा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, एक, हाँ एक मेमोरी कंटेनर है, बराबर, तो उसमें आप कुछ डालते जाते हो, नंबर हो, फ्लोट नंबर हो, इंटीजर नंबर हो या फिर कैरेक्टर हो, ठीक है। वो प्रोग्राम में चेंज हो सकता है, वैरी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ये इंटीजर ये है, 10 डाला, ठीक है, कैसे डालोगे, ए इक्वल टू 10, ठीक है, वो उसके नीचे आप ऐसे ए इक्वल टू 20 भी कर सकते हैं, बराबर ना। तो वो हो गया वेरिएबल, कि जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में चेंज हो सकती है, वेरिएबल, ठीक है। एक सिंपल हमारा डेटा टाइप है या फिर कंटेनर है, ऐसे खाली कंटेनर कि जिसका कोई डेटा टाइप होगा, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे वो आप प्रोग्राम में कभी जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर सकते हो, बराबर, ओके। तो ये जो सारा वेरी होने वाला पार्ट है, तो उसे क्या कहोगे आप, वेरिएबल कहोगे, ठीक है। लेकिन कोई केस ऐसी भी होती है कि उस केस में हमें वो वैरी नहीं होना चाहिए, जैसे कि सपोज आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपको पाई की वैल्यू लेनी है, तो वो कांस्टेंट होती है, ग्रेविटी लेनी है वो भी कांस्टेंट होती है, वो आपको चेंज नहीं करनी है, बराबर। तो इस केस में सपोज आप ऐसे करोगे,
वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, देखो इंटीजर, ओके, तो ये ऐसे एक वेरिएबल हुआ, उसी को ही कांस्टेंट कैसे करोगे, कांस्ट कीवर्ड है, कांस्ट इंट ए इक्वल टू 10, ये अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे आएगा, अभी आएगा, ठीक है, कांस्ट इंट, या फिर अभी इंट नहीं बोल सकते पॉइंट में, तो इसको फ्लोट लेना पड़ेगा, कांस्ट फ्लोट पाई, पी आई है एक वेरिएबल का नाम, इक्वल टू 3.40, तो ये अभी ऑल ओवर प्रोग्राम सेम रहेगा, समझ में आया, कांस्टेंट रहेगा, ऑल ओवर प्रोग्राम मीन्स, ऑल ओवर प्रोग्राम मीन्स जो आपका मीन्स कंसिडर करो फिलहाल मेन से आप लोगे तो मेन के एंड तक ये कांस्टेंट रहेगा, कहाँ पे डिक्लेयर करते हो वो भी मैटर करता है, मैंने पहले भी बोला था, ग्लोबल वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, ये तीनों मालूम है क्या, फिर से क्लियर कर देता हूँ, देखो 3 पॉइंट कौन से, लोकल, यहाँ पे ग्लोबल एंड सुपर ग्लोबल, ठीक है, कुछ नाम में भी अलग हो सकते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर या फिर लैंग्वेज में कुछ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वो वही है, पहले समझ लो, आपका प्रोग्राम कैसे होता है, हैश बराबर, मेन, ओके, क्लोज, ऐसा प्रोग्राम होता है बराबर, ठीक है, तो आप जो मेन में डिक्लेयर करते हो, इंटीजर ए हुआ, ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड फंक्शन लेता हूँ, उसमें लेता हूँ इंटीजर बी, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके, अभी इंटीजर बी हुआ, ठीक है, और मैंने क्या किया, यहाँ पर यहाँ पे एक हैश डिफाइन पाई इक्वल टू 3.40, ठीक है, तो ये हुआ लोकल, लोकल, ऐड के बाहर इंटीजर भी एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसका करली मीन्स उसका जो एक्सेस या फिर उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग स्पेस है वो इतना ही है, ये बाहर पहचाना नहीं जाएगा, इंटीजर भी मेन को मालूम ही नहीं है, समझ में आया, क्योंकि ये लोकली डिफाइन है यहाँ पे ऐड फंक्शन में, तो ये हुआ लोकल वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर ए भी लोकल हुआ, लेकिन किसके लिए, मेन फंक्शन के लिए, ऐड फंक्शन के लिए लोकल कौन है, बी, उसके लिए ग्लोबल कौन है, ये इंटीजर ए यहाँ पर भी एक्सेसिबल है, समझ में आया ये बात, इंटीजर ए ऐड फंक्शन में भी एक्सेसिबल है, क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर है, इसके लिए, समझ में आया ना, आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ए सी रिजल्ट इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी, लाइकवाइज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसके बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकल है, इसका स्कोप यहाँ तक ही है, बी का वो बाहर पहचाना नहीं जाएगा, लेकिन ए का स्कोप आए समझ में, तो ये इसके अंदर है, तो ये यहाँ पर भी एक्सेसिबल है, ठीक है, और एक बात, ये जो पाई मैंने बोला है वो ऑल ओवर प्रोग्राम एक्सेसिबल है, क्योंकि वो डायरेक्टली मेन के बाहर डिफाइन है, ठीक है, तो वो वैसे ही फाइनल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, एंड वो सुपर ग्लोबल आप उसे बोल सकते हो, हाँ, वो मेन के बाहर भी आप ये फंक्शन मेन के बाहर भी लिखते हो ना, ऐड फंक्शन, तो भी वो ये पाई यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, बात समझ में आई ना अभी, ये आपको क्लियर कर देगा अच्छे से, ये लोकल है, ये भी मेन के लिए लोकल है, लेकिन इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल, ये सुपर ग्लोबल है, ऐसे होता है, कंसेप्ट होती है, समझ में आया अब, जैसे कि जैसे इनहेरिटेंस में भी ऐसे ही कंसेप्ट होती है, जैसे इनहेरिटेंस का चैप्टर आएगा हम देखेंगे, ओके, ये कंसेप्ट समझ में आई, ठीक, तो ये होते हैं वेरिएबल के एक्सेस स्पेसिफायर, या फिर उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे हम प्रोग्राम आगे जाएगा सीपीपी का, तो उसमें हम एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे कि पब्लिक क्या काम करता है, प्रोटेक्टेड क्या काम करता है, प्राइवेट क्या काम करता है, ठीक है, तो हमने देखा कि वेरिएबल क्या होते हैं एंड कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कैसे क्रिएट करनी है वो भी समझ में आया आपको, वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है, कॉन्स्टेंट इंटीजर इक्वल टू 10, ये आपका सिंपल वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, उसी को आपको कॉन्स्ट करना है, तो कीवर्ड उसके आगे चिपका दोगे वो कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट इक्वल टू 10, ओके, ठीक, अब ये तो हुआ वेरिएबल, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, वो कीवर्ड का चार्ट आपको बुक में मिल जाएगा, इतने हैं वगैरह वगैरह, नेक्स्ट क्या लेते हैं,
नेक्स्ट क्या लेंगे? अब ये मैंने सी में भी अच्छे से क्लियर किया था, अभी भी क्लियर कर देता हूँ। पहले मीन्स कंसेप्ट समझ लो कि ये एक्चुअली डेटा टाइप्स मीन्स क्या होता है। जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, एयर वगैरह ऐसे है, ठीक है। वो सॉलिड रखने के लिए आप किसी खाली जगह पे या प्लेन सरफेस पे भी रख सकते हो, लेकिन एयर को या फिर लिक्विड को ऐसे नहीं कर सकते। उसके लिए अलग अलग कंटेनर होता है। जो कंटेनर का टाइप होगा, मीन्स लिक्विड रखना है तो इस बोतल टाइप में कुछ लगेगा, ठीक है। कैन टाइप कुछ लगेगा। एयर है तो उसको टैंक टाइप कुछ होगा, ठीक है ना। तो ऐसे है, इसमें आप रखोगे सपोज सरफेस एरिया में ऐसे तो सॉलिड रख सकते हो, कंटेनर में कुछ है तो उसमें आप लिक्विड रख सकते हो, ऐसे कुछ पैक होगा वॉल के साथ तो इसमें आप एयर वगैरह रख सकते हो। तो ऐसे जो सॉलिड या फिर मटेरियल की जो स्टेट है, वैसे ही डाटा के स्टेट है। मीन्स कैसे? कंप्लीट नंबर, फ्रैक्शन वैल्यू, कैरेक्टर्स, मोस्टली ये सारा होता है। अब उसके लेंथ वाइज अलग 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 डेटा टाइप्स अलग अलग बनाए जाते हैं। मीन्स डबल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन डेटा टाइप तो आप इतना स्टोर करोगे। समझ में आया? डेटा टाइप तो बेसिक डेटा टाइप हमने जो सी में देखे थे वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है वो देखेंगे। इंट देखा था हमने, फ्लोट देखा था, और उसके बाद कैरेक्टर देखा था क्या, ठीक है। ये बेसिक देखे थे। इतने इससे भी आपका यहाँ पर भी काम हो जाएगा सीपीपी में। तो इंटीजर में क्या होता था? कंप्लीट नंबर होता था, मीन्स इंट इक्वल टू 10, कंप्लीट नंबर। वो मे भी माइनस हो, जीरो हो, चलेगा, लेकिन कंप्लीट नंबर। फ्लोट में फ्रैक्शन वैल्यू मीन्स फ्लोट, सपोज f इक्वल टू 3.20 ऐसे, ठीक है। तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर में आप हाँ, जो अल्फा न्यूमरिक मीन्स ये भी आप कैरेक्टर में स्टोर कर सकते हो नंबर, बट उस केस में वो कैरेक्टर है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर्पज के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके, सपोज ABC 7 2 लाइकवाइज, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कैरेक्टर में ये वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन अब ये कैरेक्टर है, ये न्यूमेरिक 7 नहीं है। बात समझ में आई? तो ऐसे होते हैं आपके डेटा के टाइप। अब उसके बाद 3 टाइप में उन्होंने डिवाइड किया। यूजर डिफाइन है, बिल्ट इन है, एंड डिराइव्ड है। पहले कौन सा है? बिल्ट इन। दूसरा है यूजर डिफाइन, एंड तीसरा है डिराइव्ड। बिल्ट इन में अपने सारे आते हैं, उतना कौन सा, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट वगैरह सारे बिल्ट इन में आते हैं। जो हमारे रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो वाले बिल्ट इन में आते हैं, ठीक है। जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट वगैरह 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 सारे बिल्ट इन में आते हैं, ठीक है। अब यूज़र डिफाइन में कौन सा आता है? हमने देखा था, यूज़र डिफाइन में ही देखा था। यूज़र डिफाइन हमने 2 देखे थे सी में, कौन से? स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है। इनम या इनमरेशन बोलते हैं यहाँ पे। ये यूजर डिफाइन है। मैंने सी में भी बोला था कि ये यूजर डिफाइन क्यों है, क्योंकि आपको लगता है वैसे एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, मींस फॉर्म बनाते हो, और उसकी फिर जितनी चाहिए उतनी प्रिंट ले लोगे। सेम जैसे स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट था ना, वैसे ही आपको आगे इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट में भी आने वाला है। लेकिन वो ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ये बेसिक हम सारा देखने वाले इस चैप्टर में, ठीक है। तो यूजर डिफाइन में कौन सा आएगा? स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनमरेशन। तो इतना यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आएंगे, ठीक है। इनुमरेशन या इनम वगैरह आप लिख सकते हो उसे, ठीक है। तो डिराइव्ड में कौन से आएंगे? इसमें फंक्शन और रेफरेंस और पॉइंटर, एरे, ठीक है। तो बिल्ट इन एंड यूजर डिफाइंड, क्लास आपको एंड इनुमरेशन वगैरह 1-2 एग्जांपल हो गए वो आपको देखने हैं। तो ऐसे है आपके डेटा टाइप के 3 एक्चुअल पार्टीशन। तो उसमें आता है एक यूजर डिफाइंड, दूसरा आता है बिल्ट इन, उसके बाद यूजर डिफाइंड एंड उसके बाद डिराइव्ड, ठीक है। ऐसे उन्होंने आपके डेटा टाइप को डिस्ट्रीब्यूट करके, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको एक टेबल में अरेंज करके रखा है। बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड एंड डिराइव्ड, ओके। एक्चुअल डेटा टाइप समझ में आया ना? कंसेप्ट, बस कंसेप्ट ध्यान में रखो, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कंसेप्ट मीन, डेटा टाइप मीन क्या होता है? जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसको हम मेनली किस पार्टीशन में डालेंगे, आपको डील करना होता है मोस्टली। जो कंप्लीट नंबर है, फ्रैक्शन है, कैरेक्टर्स है, एंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास, इसके बारे में आपको अभी ज़्यादा डील करना है, ठीक है। तो ऑपरेटर्स, तो हमारे जो लीस्ट थी पहले सी में, जैसे कौन सी
इंक्रीमेंट, अरिथमेटिकल, असाइनमेंट, कंपैरिजन, ये सारे यहाँ पे वैसे के वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में आप बोलो कितने याद आते हैं आपको? अरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, सेम। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा है तो देखेंगे बाद में। जितने हमें सी की ओर लगता है वो सारा 90-95% कवर कर लेता है। अरिथमेटिक के बाद सपोज आप लेते हो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, वो पोस्ट एंड प्री मालूम है ना आपको, ए प्लस 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 ए माइनस 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 ए, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद थर्ड असाइनमेंट इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या आता है? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू है क्या? ट्रिपल इक्वल टू है, देखना पड़ेगा एक बार। सपोज ये इक्वल टू है तो ये नंबर कंपैरिजन करता है। सपोज ट्रिपल इक्वल टू है तो ट्रिपल इक्वल टू उसका टाइप भी कंपेयर करता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद बिटवाइज है। बिटवाइज के बारे में मैंने बोला था कि ये किस पे काम करता है? किसी नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाला जाता है और बिट शिफ्ट किए जाते हैं, या फिर बिट का एडिशन होता है, बिट पे कैलकुलेशन होता है सारा, ठीक है ना, बिटवाइज में। तो उसके बीट पे काम किया जाता है, बाइनरी बीट पे, ठीक है ना। बाइनरी नंबर जो होते हैं या फिर बाइनरी नंबर निकाला जाता है और उसके बीट पे एडिशन, सबट्रैक्शन या फिर शिफ्टिंग वगैरह का काम यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद और ऑपरेंड मालूम है ना, ए इक्वल टू बी प्लस सी। बी सी कौन है? ऑपरेंड है, जो जिस पे ऑपरेशन होता है। इक्वल टू एंड प्लस क्या है? ऑपरेटर है जो ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारा ऑपरेटर का खेल होता है। असाइनमेंट हो गए, अरिथमेटिक हो गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, असाइनमेंट हो गया, कंपैरिजन हो गया, बिटवाइज हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, और कुछ बाकी है शायद, वो आपको हर बार यूज करने हैं, जैसे कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर, डिलीट ऑपरेटर। उसके बाद आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी मालूम है। प्रेसिडेंस टेबल, प्रेसिडेंस इंपॉर्टेंट, या फिर उसका क्या बोल सकते हैं, एक्सेस किसको पहले या फिर किसका राइट्स पहले। प्रेसिडेंस बोलते हैं। सपोज आपने ये ऐसे किया तो इसका प्रेसिडेंस पहले, बी माइनस सी पहले हो जाएगा, बराबर, क्योंकि राउंड ब्रैकेट को एडिशन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ज़्यादा प्रेफरेंस है, बराबर। तो वो प्रेफरेंस टेबल भी आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। जितनी जरूरी आप उतना कर लो। सपोज यहाँ पे पावर का है डी रेस टू सपोज 3, तो कौन सा पहले करना पड़ेगा? ये पावर का पहले कर लेना पड़ेगा, उसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लोगे, ठीक है ना। तो इस पहले ब्रैकेट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद पावर है दिया हुआ तो पावर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेंगी, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसे प्रेसिडेंस होता है। तो प्रेसिडेंस आपको टेबल में दिया है।